देख लिया, हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास पे प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता क्या है, आप लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास में भी है, 7 क्लास में भी है, 8 क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, 10th में भी, अब तो जूनियर क्लासेस है, हम लोग के समय में 11, 12 में रहता था। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में हम लोग करते क्या है, कोई घटना जो घटता है तो उसके घटने का जो है संभावना जो होता है, पॉसिबिलिटी जो होता है, उसको हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं। यानी उसके घटने की संभावना को जो है तो हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, यानी उसको जो है एक नंबर से एसोसिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आप अपने स्कूल 30 दिन जाते हो, 30 दिन में आप जो है 18 दिन जो है आप टाइम पर जा रहे हो और 12 दिन जो है आप लेट से जा रहे हो। 18 दिन टाइम पर जा रहे हो और 12 दिन जो है लेट से जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए आप मान लीजिए कि आप 30 दिन स्कूल जाते हैं, 30 दिन में आप 18 दिन टाइम पर जाते हैं और 12 दिन जो है लेट जाते हैं। तो आज आप स्कूल जा रहे हैं तो आपके टाइम पर जाने का क्या संभावना है और लेट से जाने का क्या संभावना है, यानी क्या पॉसिबिलिटी है कि आप टाइम पर पहुंच जाएंगे और क्या पॉसिबिलिटी, कितना पॉसिबिलिटी है कि आप लेट से पहुंच जाएंगे। तो हम बोलते हैं कि यदि हम जो है 30 दिन में 18 दिन टाइम पर जाते हैं, तो 18 दिन टाइम पर जाते हैं तो आज जा रहे हैं, आज के दिन में एक दिन में कितना जाएंगे टाइम पर, यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे, 18/30। यानी आप जो है 18 दिन जो है 30 दिन में 18 दिन टाइम पर जाते हैं तो आपके टाइम पर जाने का ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो है आपको लेट जाने का 12/30 ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हम लोग अभी 5, 6, 7, 8 क्लास में ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आपको कोई इवेंट होगा, घटना होगा, उसके घटने का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, तो जो फेवर में होता है वो ले लेते हैं और जो टोटल होता है वो ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग अंडर 10 क्लास में पढ़ते आए हैं, उसी तरह से पढ़ना ही है, बस थोड़ा यहाँ कुछ नया नया टर्म सब आ जाएगा। तो देखिए हम लोग किसी भी घटना के घटने का, कोई भी इवेंट जब होता है तो उसके होने का जो है संभावना की बात हम लोग हमेशा करते हैं। कभी बोलते हैं कि हो सकता है कि आज जो है बारिश हो जाए, आप जो है कहीं जा रहे हैं, संभावना है कि ट्रेन छूट जाए, ट्रेन पकड़ा जाए, टाइम पर पहुंच जाए, तो कई तरह की बातें करते हैं कि आज जो है लग रहा है कि इस बार ठंडी ज्यादा पड़ेगा, हो सकता है इस बार बारिश ज्यादा होती है। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं, इसी को हम मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम उसी चीज को मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। यदि हम बोलते हैं कि कोई घटना के घटने का डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, यानी आप गौर करिए किसी इवेंट के अकरेंस का डिग्री ऑफ सर्टेनिटी या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी के बारे में स्टडी करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, किसी भी घटना के घटने का जो है एक नंबर के साथ एसोसिएशन करेंगे, नंबर के साथ एक रिलेशन बनाएंगे, यानी घटना, इवेंट और नंबर, इस दोनों के बीच में एक फंक्शन बनाएंगे। यानी कोई घटना घटने का श्योर है कि वो घटेगा ही, तो उसको हम क्या करेंगे, नंबर से एसोसिएट करेंगे, 1 से जोड़ देंगे, और ये श्योर है कि वो नहीं घटेगा तो उसको हम 0 से जोड़ देंगे। गौर करिए हम करने क्या जा रहे हैं, इसके बारे में बाद में देखेंगे कि क्या करने वाले हैं, क्या सब इसके टर्म्स है, क्या क्या सब सीखना है। लेकिन अभी हमको शुरुआती में ये देखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसी घटना के घटने का यानी उसके होने की संभावना को हम क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच के नंबर के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी एक फंक्शन तैयार करते हैं। तो हमको क्या करना है कि मतलब हम क्या करेंगे, किसी भी घटना के घटने का जो है यानी किसी इवेंट के होने के को न्यूमेरिकल नंबर के साथ एसोसिएशन करेंगे, यानी वो घटना श्योर है कि होगा ही, श्योर है कि होगा ही। आज 15 तारीख है या 16 तारीख है या 19 तारीख है तो कल 20 होगा, ये श्योर हो गया। तो जब श्योर है किसी चीज का, एक कॉइन को फेंकेंगे तो हेड या टेल आएगा ही। एक बैग में 5 रेड बॉल है, उसमें हाथ डाल के निकालेंगे तो एक रेड बॉल निकलेगा ही, ये श्योर है। तो उसको हम एक नंबर 1 से एसोसिएट कर देते हैं। और एक बैग में रेड बॉल है और उसमें जो है ब्लैक बॉल निकालने की बात कर रहे हैं, उसमें हाथ डाल के निकालेंगे तो ब्लैक बॉल नहीं निकलेगा, ये भी श्योर है कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। रेड बैग जो है आपके रेड बैग बॉल क्या कहते हैं, एक बैग में रेड बॉल है, उसमें से आप ब्लैक बॉल निकालना चाहते हैं तो आप निकाल पाओगे, नहीं है, इम्पॉसिबल है। उसको हम 0 से एसोसिएट कर देते हैं। बाकी इसके बीच में जितने भी होते हैं उस सभी को हम 0 से 1 के बीच में, यानी आप समझ लो कि ये जो है प्रोबेबिलिटी सही तरीके से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है। किसमें प्रोबेबिलिटी जो है एक फंक्शन है, कहां से कहां तक,
इवेंट से नंबर के बीच में, यानी सेट ऑफ इवेंट से इस इवेंट को हम जब कलेक्शन करेंगे तो सैंपल स्पेस कहेंगे, बाद में देखेंगे। एक फंक्शन है, यानी हम क्या करते हैं, जैसे परसेंटेज बोलते हैं, उसके पास करने का 60% चांस है। गौर करिए, किसी बच्चे के पास करने का 60% चांस है, हम क्या करें, उसके पास करने की पॉसिबिलिटी को एक नंबर के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी उसका जो है टोटल पास करने की पॉसिबिलिटी को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, उसमें से 60 पार्ट जो है उसका चांस है, अब 40 पार्ट चांस नहीं है। यही होता है प्रोबेबिलिटी। यदि हम किसी का 60% पॉसिबिलिटी है उस चीज को होने का, तो उसका प्रोबेबिलिटी हुआ 0.6, 70% है तो 0.7, 80% है तो 0.8, 90% है तो 0.9, 100% है तो 1, 10% है तो 0.1, 20% है तो 0.2। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में किसी भी घटना के घटने का न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं। एक नंबर के साथ उसको हम लोग एसोसिएट करेंगे और डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के बारे में हम बताएंगे कि इसका ये वैल्यू है, यानी किसी भी घटना के घटने का प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको 0.5 आता है, इसका मतलब है वो 50% होने का चांस है, आप 50% नहीं होने का चांस है। यदि हम किसी भी घटने का मान लीजिए नंबर के साथ एसोसिएशन करते हैं और वो नंबर 0.7 आता है, इसका मतलब है कि उसका 70% चांस है कि वो घटना होगा और 30% चांस है कि वो घटना नहीं होगा। लेकिन ये घटना होने से पहले हमको इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। इस सब को समझने से पहले हमको क्या करना होगा, इसमें जितने भी टर्म्स यूज होते हैं उसको समझना होगा। इवेंट होता क्या है, यानी ये घटना कहते किसको है, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को हम समझा रहे हैं, उसको बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। अभी तक का जो है तो करने के मतलब हम बात कर रहे थे कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। आपके पास करने का चांस, एक एक बच्चे हैं, हम आपको किसी बच्चे को कहते हैं तुम अच्छा परसेंटेज लाओगे, किसी बच्चे को कहते हैं तुम अच्छा नहीं करोगे। अब किसी बच्चे को यदि पास करने का परसेंटेज यदि हम बताते हैं कि 60% है, इसका मतलब उसकी संभावना को नंबर के साथ एसोसिएट किए, उसके पास करने का प्रोबेबिलिटी 0.6 हुआ, यानी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगा, जो हम आगे जाके देखेंगे कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हम कुछ रिलेटेड टर्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टर्म लेते हैं एक्सपेरिमेंट। टर्म्स आपके पास आता है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एक्सपेरिमेंट, सोचिए, कहते हैं कि चलो यार आज एक्सपेरिमेंट ही करके देखते हैं ना। आप किसी होटल में जाना था, तो नया होटल खुला, तो एक दो दोस्त मिले, आप लोग तो पार्टी सार्टी खूब करने वाले, मंचूरियन वगैरह सब खाते पीते रहते हैं। कहीं मंचूरियन का नया दुकान खुला हजमा चौक पर, लड़कियां सब गई, कहे कि इसमें खाना चाहिए, तो नहीं अच्छा नहीं बनाता होगा, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये वर्ड आप लोग यूज करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करके देखते क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कोई भी ऑपरेशन, समझिए बात को, कोई भी ऑपरेशन जो कुछ आउटकम्स दे उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कोई भी ऑपरेशन जो कुछ आउटकम्स दे उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, एन ऑपरेशन which gives some well defined outcomes। रिजल्ट, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट। कोई भी ऑपरेशन जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स को दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हैं, आप गए खाने के लिए, वहां रिजल्ट मिला, बड़ा अच्छा खिलाया यार, वो सिटी कार्ट वाले से बेहतर ये खिलाया है, या हो सकता है यार बहुत खराब खिलाया, ठीक है चलने वाला है, उससे थोड़ा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला आपको, आपने एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट मिला। रास्ते में चलते चलते किसी के गाल पे एक झापर मार दिया, एक्सपेरिमेंट किया, हो सकता है बदले वो आपका गर्दन मुंह काट फोड़ दे, ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो आउटकम्स तो आया, आपने मारा, आपको भी मार दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है एक्सपेरिमेंट, कोई भी ऑपरेशन जो कुछ रिजल्ट दे, कुछ आउटकम्स दे, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। समझ रहे बात को, तो ये मार्केट वाला बात नहीं है, वैसे भाषा में आके बोल दिए कि मतलब एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया एन ऑपरेशन व्हिच गिव्स सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। जैसे कि देखिए, आपने एक कॉइन को फेंका, एक कॉइन को थ्रो करते हो तो क्या होगा, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, ये नहीं पता क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा ये नहीं पता, लेकिन कुछ दोनों में से कुछ न कुछ आएगा, ये पता है कि हेड या टेल में से कुछ आएगा।
इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। अब कॉलेज वगैरह सब स्कूल सब में जो है एक्सपेरिमेंट करते, लैब में जाते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते होते, क्या होता है वेल डिफाइंड। आप 1:8 की रेशियो मिलाओगे तो वाटर आएगा, बाकी अदर रेशियो मिलाओगे तो हो सकता है अदर कंपाउंड बन जाए, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर भी बनता है, फिर ऑक्साइड भी बनता है। आप रेशियो अलग अलग तरीके से मिला दोगे तो आप क्या करते हो, एक ऑपरेशन करते हो और उस ऑपरेशन में कुछ आउटकम्स आता है। इस आउटकम्स, जब किसी ऑपरेशन में कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स आए तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट का मतलब एन ऑपरेशन विच गिव्स सम वेल डिफाइंड आउटकम। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद हम बात करते हैं एक दूसरा टर्म जो आपके प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जान है, और यही टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यदि है कोई तो ये है। इसके साथ इसका और रिलेटिव जो होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला टर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक आता है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। अब गौर करिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ये समझना है। एक्सपेरिमेंट आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के रेशियो में मिलाओगे तो वाटर बनेगा, तो भैया वो तो पता ही है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालोगे? 100% श्योर है बनेगा ही। प्रोबेबिलिटी तो उस घटना का निकालेंगे जो अचानक किए, रेंडमली किए, पता नहीं है आउटपुट क्या होने वाला है, आ जाए कुछ आउटपुट, उसको हम लोग कह सकते हैं। जिसके आउटकम्स के बारे में हम नहीं पहले से जानते, रेंडमली करें, अचानक करें, तो ये रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रेंडम एक्सपेरिमेंट को समझिए। एक एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट ये वर्ड को बढ़िया से समझिएगा। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ, गौर करिए क्या कंडीशन है, द प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम्स इज द प्रिडिक्शन of outcomes is not possible, जिसके फिर मतलब इन एडवांस लिख देते हैं, बगल में इन एडवांस ब्रैकेट में लिख देते हैं जिसमें, हाँ चलिए, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे जिसके आउटकम्स को हम पहले से प्रिडिक्ट ना कर सके, जिसकी भविष्यवाणी हम पहले से नहीं करिए, श्योर ना बता सके कि क्या होगा। क्या आप एक कॉइन को फेंकोगे तो फेंकने से पहले बता सकते हो कि हेड आएगा? नहीं बता सकते हो। गौर करो, आप हेड आएगा या टेल आएगा आप पहले से नहीं बता सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स का प्रिडिक्शन हम पहले नहीं कर सके, एडवांस में हम नहीं कर सके कि यही होगा। गौर करें, अब देखिए एक बैग में जो है, सपोज करिए कि 5 लाल बॉल है और जो है 5 ब्लैक बॉल है, अब दोनों मिक्स्ड है। अब उसमें आप रेंडमली हाथ डालते हो और एक बॉल को क्या करते हो, बाहर निकालते हो। अब यदि उसमें आप हाथ डालते हो और एक बॉल को यदि आप बाहर निकालते हो, तो बताओ क्या आप पहले बता सकते हो कि हाथ डालेंगे तो रेड बॉल ही निकलेगा? नहीं बता सकते हो। रेड भी आ सकता है और ब्लैक भी आ सकता है। इसके बारे में हम पहले से नहीं बता सकते हैं कि रेड आएगा या ब्लैक आएगा। रेड भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है। ये एक्सपेरिमेंट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। अब देखो एक कॉइन है, कॉइन में जो है एक हेड है और एक साइड टेल है, और उसको हम उछालेंगे, तो क्या हम पहले बता सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हमको नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन यदि दोनों साइड हेड ही हो, गौर करिए, दोनों साइड हेड ही हो, शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन रखा हुआ था, एकदम उछलता था, हमेशा हेडे आता था।
तो टू हेडेड कॉइन हो, दोनों साइड हेड ही हो, तब फिर आप उसको उछालिएगा तो क्या होगा, चाहे इधर गिरे चाहे इधर गिरे, वो क्या बनेगा, हेड ही निकलेगा। यहां जो है हमको उसके आउटकम्स के बारे में पहले उससे बता सकते हैं कि इसका आउटकम्स क्या होगा, हेड ही आएगा। ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स के बारे में एडवांस में यानी पहले से हम नहीं बता सके, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कोई भी ऑपरेशन जो आउटकम्स दे, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स के बारे में एडवांस में हम कुछ भी ना बोल पाए, क्या आएगा उसके आउटकम्स की भविष्यवाणी हम एडवांस में नहीं कर सकते, उस घटना के घटने से या उस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले हम आउटकम्स के बारे में नहीं बता सकते कि यही श्योर यही आउटकम्स आएगा, आउटकम्स का प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब एक बैग में 5 रेड बॉल है, हाथ निकाले डाले और उसमें से निकाले, श्योर है रेड ही निकलेगा, तो श्योर है रेड ही निकलेगा, तो क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके प्रिडिक्शन के बारे में जानते हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसके आउटकम्स के बारे में जानते हैं कि भाई हाथ डालोगे और रेड बॉल निकलेगा। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के कम से कम 2 आउटकम्स होने चाहिए। गौर करके देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, कम से कम 2 आउटकम्स होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, उसके पास कम से कम 2 आउटकम्स होना चाहिए, क्योंकि जब सिर्फ एक आउटकम्स आता है, एक बैग में एक गेंद रखा हुआ है, एक ही गेंद है, लाल कलर का गेंद है, हम हाथ डालेंगे लाल ही निकलेगा, एक ही गेंद वही श्योर है, जितना बार हाथ डालेंगे वही निकलेगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने में पहले से बता सकते हैं कि क्या आउटपुट होने वाला है, तो कम से कम 2 रहेगा, तब ऊपर से 2 भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रिडिक्शन हम ना कर सके, जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर सके, जिसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सके, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। समझ में आया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट्स इन विच प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम्स इज नॉट पॉसिबल इन एडवांस। एग्जाम्पल कुछ ले लिया जाए। अब देखो, एक से अधिक आउटकम्स भी हो, क्या करना है, नेसेसरी कंडीशन क्या हमने बताया कि कम से कम 2 आउटकम्स होना चाहिए। अब एक बैग में 5 रेड बॉल ही है, तो 2 से तो अधिक आउटकम्स हो गए, 2 से अधिक जो है आउटकम्स आ रहे हैं उसमें, पहला रेड बॉल, दूसरा रेड बॉल, तीसरा रेड बॉल, चौथा रेड बॉल, 5वां रेड बॉल, लेकिन सारे आइडेंटिकल बॉल हैं, तो उसमें से अब निकालोगे तो वही हर बार बता सकते क्या निकलेगा। तो यहां भी एक से अधिक होने से नहीं मतलब है, एक से अधिक तो होना ही चाहिए, और 2 कंडीशन याद रखिएगा। पहला, एक से अधिक आउटकम्स होना चाहिए, कम से कम 2 आउटकम्स होना चाहिए उसमें, और उस आउटकम्स का प्रिडिक्शन पहले से ना कर सके तो इसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे टॉसिंग अ फेयर क्वाइन, टॉसिंग अ फेयर क्वाइन, फेयर क्वाइन मतलब जैसा क्वाइन नॉर्मली मिलता है, एक साइड हेड एक साइड टेल। Drawing 2 balls from a bag containing 5 red and 5 black. Drawing 2 balls from a bag containing 5 red and 5 black. एक बैग में 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, उसमें से 2 बॉल हम रेंडमली हाथ डाल के निकालते हैं, बिना देखे हुए, सीधा मिक्स है, हाथ घुसा है, निकाले। तो क्या हम बता सकते हैं पहले क्या निकलेगा? नहीं बता सकते। ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक जो है, ताश के गड्डी में से एक पत्ती को निकालते हैं, क्या हम बता सकते हैं वो पत्ती कौन सा होगा? एक कार्ड को हम ताश के गड्डी में से, वेल सफल कार्ड को हम, पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, ताश का भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें से हम क्या करते हैं कि 2 या 1 कार्ड निकालते हैं। एक कार्ड निकालते हैं तो पहले बता सकते हैं, रेंडमली हम किसी कार्ड को पकड़ के भेज दिए तो क्या बता सकते हैं वो किंग आएगा कि क्वीन आएगा? नहीं बता सकते, कुछ भी आ सकता है 52 में से। इसको हम बोलेंगे कौन सा? रैंडम एक्सपेरिमेंट।
एक जो है बॉक्स में आप सभी बच्चों का नाम लिख के एक कार्डबोर्ड पर छोटा छोटा टुकड़ा सेम आइडेंटिकल कार्डबोर्ड पर जो है नाम लिख देते हैं और मिक्स कर देते हैं और एक बच्चे को बोलते हैं कि हाथ डाल के निकालो। तो क्या उसमें से बता सकता है कि क्रिस का नाम ही पहले निकलेगा? नहीं बता सकता है कोई। या दिया का नाम निकलेगा या रिया का निकलेगा या अक्षत का, कोई नहीं बता सकता है। ये एक्सपेरिमेंट रेंडम एक्सपेरिमेंट है। तो समझ में आ गया? रेंडम एक्सपेरिमेंट है जो सबसे, मतलब रेंडम एक्सपेरिमेंट का जो है दूसरा प्रोबेबिलिटी थियरी में रेंडम एक्सपेरिमेंट का जो मेन रोल है वो, उसका ओरिजिनल रूप ये है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कुछ नहीं, आप जो रेंडम एक्सपेरिमेंट करते हो उस रेंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स आते हैं, यानी जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसका एक सेट बना लीजिए। जैसे देखिए, आपने एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन। आपने एक कॉइन को टॉस किया। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? हेड आने का और टेल आने का, और भी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो ये जो इस दोनों का एक सेट बना लेते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, इस केस में सैंपल स्पेस हो गया ये सेट कंटेनिंग एस एंड टी। हम दो कॉइन को टॉस कर लेते हैं, टॉसिंग टू कॉइन। क्या ये रेंडम एक्सपेरिमेंट है? बिल्कुल रेंडम एक्सपेरिमेंट है। टू कॉइन्स, जब दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपके पास क्या क्या आउटकम्स आ सकता है? सोचिए, पहला पर हेड आ जाए और दूसरा पर भी हेड आ जाए, पहला पर हेड आ जाए दूसरा पर टेल आ जाए, पहला पर टेल आ जाए दूसरा पर हेड आ जाए और दोनों पर टेल आ जाए। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं, इतने ही पॉसिबिलिटी है आपके पास। ये सभी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, सभी का एक सेट बनाया हमने, इसको बना दिया सैंपल स्पेस। एक डाई को थ्रो करते हैं, और डाई थ्रो। एक डाई को फेंकिएगा, क्या होगा? यदि एक डाई को फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। और भी कुछ आ सकता है जी? बिल्कुल नहीं। ये हो गया हमारा डाई को जब थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस। अब दो डाई को थ्रो कर दीजिए, थ्रोइंग 2 डाइस। टू डाइस क्या हो जाएगा? अब गौर करिए क्या होगा। पहला पर 1, दूसरा पर 1, पहला पर 1, दूसरा पर 2, पहला पर 1, दूसरा पर 3, पहला पर 1, दूसरा पर 4, पहला पर 1, दूसरा पर 5, पहला पर 1, दूसरा पर 6। 1 के साथ ये हो गया। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 1, 2 2, 2 3, इस तरह करके हम लोग 2 6 पर पहुंचेंगे। फिर 3 1 हो जाएगा, 3 4, यानी 6 1 तक जाएंगे। 6 1, 6 2, 6 3 और 6 6, यानी टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। गौर करिए, ये हो गया सैंपल स्पेस। कभी कभी क्या होगा, जैसे एक डाई को थ्रो किए 6 हुआ, 2 डाई को थ्रो किए, या एक डाई को 2 बार थ्रो किए तो क्या हो गया? 36 हो गया। अब वही डाई को 3 बार थ्रो कर दिया, 3 डाई को 1 बार थ्रो कर दिया, क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। गौर करिए, क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। उसमें हम नंबर, हमको मेन रूप से इसमें जितने आउटकम्स होते हैं उसके नंबर का जरूरत पड़ता है। तो उसको उस समय ये ध्यान रखिएगा, परमुटेशन के हिसाब से काउंटिंग रूल, एक में क्या हो गया? 6, 2 में क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 मल्टीप्लीकेशन रूल, 3 होगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216। इस तरह से याद रखिएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी थोड़ा बहुत दिमाग में रखा करिए, यदि भूल गए हो तो रिकॉल कर लीजिएगा कब। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया किसी भी रेंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स आते हैं उस सभी का एक सेट तैयार करते हैं और उसको बोलते हैं
सैंपल स्पेस। यानी सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट था, गौर करिए, सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट था वो यहां सैंपल स्पेस है। याद रखिएगा, सेट थ्योरी से कनेक्शन है, पूरा पूरी सेट थ्योरी है। जैसे सेट थ्योरी आपने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, अब सेट कंटेनिंग ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यहां भी क्या होगा, अ सेट कंटेनिंग ऑल इवेंट्स अंडर कंसिडरेशन। सैंपल स्पेस इज दैट सेट व्हिच कंटेन्स ऑल इवेंट्स, इवेंट्स भी सेट ही होता है, ऑल इवेंट्स अंडर कंसिडरेशन। अब ऐसा थोड़ा है कि दाई को थ्रो करेंगे और गेंद के निकलने वाला इवेंट होगा, तो जो इवेंट करेंगे कंसिडरेशन में जो भी होगा, डिस्कशन में जो भी इवेंट्स होंगे, सभी इवेंट्स के जो सुपर सेट होंगे उसको सैंपल स्पेस कहेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही वो सारे इवेंट्स बनेंगे। तो सारे इवेंट जब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बनेंगे तो हम सीधा शॉर्ट डेफिनेशन बनाएंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो चलिए सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सेट ऑफ outcomes of a random experiment is called sample space. इसको हम यूजुअली एस से डिनोट करते हैं। यूजुअली क्या एस से ही डिनोट करते हैं, समझिए। तो सैंपल स्पेस हो गया, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितने भी आउटपुट्स हैं, जितने भी आउटकम्स आने का चांसेस है, उस सारे का क्या करेंगे, एक सेट तैयार करेंगे, दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, तो चलिए सैंपल स्पेस क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं, ये सब टर्म्स हो गए। पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट को समझा, एक्सपेरिमेंट से रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें हमको पहले से पता नहीं होना चाहिए कि क्या है, तब तो बताएंगे संभावना निकाले। पहले से पता ही है कि ये जो है ऐसा होगा ही, तो हम उसकी संभावना क्या निकालेंगे। तो इसलिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट पर गए। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आए उस सभी का एक सेट बनाया हमने, एक कलेक्शन तैयार किया। यदि इस एक्सपेरिमेंट में इतने ही आउटकम्स आएंगे, इसी आउटकम्स में से किसी के आने का एक या एक से अधिक के आने की संभावना की बात करेंगे। थोड़ा समझिए, लॉजिक लगाइए। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी आउटकम्स है उसमें से एक या एक से अधिक आउटकम्स के आने की बात करेंगे हम, उसके आने की संभावना की बात करेंगे। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में से कुछ आउटकम्स को लेके एक सेट तैयार कर लेते, वो इवेंट हो जाता है। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो आउटकम्स आ रहा है उसी के आने की, उसी के होने की संभावना की बात करते हैं, उस आउटकम्स के आने की संभावना की बात करेंगे हम लोग। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। रैंडम एक्सपेरिमेंट से बना हुआ जो सेट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम से बना हुआ जो सेट है, सैंपल स्पेस, ये जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया किसका, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। और जो सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट था वही प्रोबेबिलिटी थ्योरी में सैंपल स्पेस का काम है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी में किसी भी घटना के घटने का संभावना का बात करेंगे। तो किसी भी घटना के घटने का पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो घटना होता क्या है, व्हाट इज इवेंट। जिस घटना के घटने की बात करेंगे वो इवेंट है क्या। तो चलिए इवेंट को डिफाइन करते हैं। इवेंट क्या है, कुछ नहीं है, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। A subset of sample space is called an event. क्या है इवेंट का मतलब, घटना। इवेंट मतलब घटना। जो घटना क्या है, सैंपल स्पेस का एक सबसेट है।
जैसे हमने सपोज करिए कि टू कॉइन्स आर थ्रोन, टू कॉइन्स आर थ्रोन, तो बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा एच एच, एच टी, टी एच, अब टी टी। अब गौर करिए, आपके पास जो है सो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टू कॉइन्स को थ्रो कर रहे हो। आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें टू कॉइन्स को थ्रो कर रहे हो, और आप पूछ रहे हो, जब फेंक रहे हो दो कॉइन को, तो किसी दूसरे से पूछ रहे हो कि बताओ भाई दो हेड आने का क्या चांस है। तो गौर करिए, दो हेड इसी का आउटकम्स है। क्या हम जितने भी आउटकम्स है सभी इसी में, दो कॉइन्स को फेंकने में किसी की भी बात करते हैं, कहिएगा कम से कम एक हेड आने की बात करिए, तो कम से कम एक हेड आने वाली, यानी एक पर हेड आए, एक पर टेल आए, या दोनों पर हेड आ जाए, ये तीनों की बात कर रहे हैं। ये भी देखिए इसी में आ जाता है। हम बोलते हैं एग्जैक्ट एक हेड आने की बात, तो भी वही आ जाता है। एग्जैक्ट एक टेल आने की बात, तो भी इसी में आ जाता है। कहते दो टेल आने की बात, तो भी इसी में आ जाता है। तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, सभी एक जो है घटना होगा। तो ये जो है, जैसे हमने एच एच की बात कर लिया, एक लिया, ये एक सेट बनाया, ये सेट क्या हो गया गौर करके देखिए, गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग टू हेड्स, यानी इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो हेड आने की घटना। यदि हम बोलते हैं कि एच टी, दो वाला दो ले लेते, एच टी और टी एच। अब बताइए, ये एक सेट बना जो किसको इंडिकेट करता है? गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड और वन टेल। तो गौर करिए, इस एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट क्या है? टू कॉइन्स आर थ्रोन। जब हम दो कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो उसमें जो आउटकम्स आता है, चाहे जो भी आउटकम्स आए, कुछ भी आउटकम्स का कलेक्शन करते हैं आप, और किसी भी आउटकम्स के आने की बात करते हैं, तो इसी में होगा। गौर करिए, इसी में से कोई होगा। एक हो, एक से अधिक हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो भी आप कलेक्शन की बात करते सारे इसी में होगा। तो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आता है, आउटपुट आता है, उसके होने की संभावना का हम बात करते हैं। जो आउटपुट्स आता है उसके आने की संभावना के बारे में हम बात करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो जितने भी आउटपुट्स आए, चाहे किसी भी तरीके से आप देख लो, आउटपुट इसी में होगा। तो कोई भी घटना क्या हो गया? सैंपल स्पेस का जो है एक सबसेट हुआ, यानी ई कोई इवेंट है तो ये सबसेट होगा किसका? सैंपल स्पेस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट ही है इसमें। अभी क्या बोलेंगे तुम? कहोगे इसको कह रहे इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट ही है। ई इवेंट है, ई सबसेट ऑफ एस, इवेंट इज सबसेट ऑफ एस, यानी अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस और सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट कैसे डिफाइंड किया गया है? घटना को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को हम एक घटना कहते हैं। टर्म कलेक्ट कर रहे हैं, यदि सारे टर्म को हमने कलेक्ट कर लिया तो समझ लीजिए कि हमने प्रोबेबिलिटी का आधा काम कर लिया। हमने अभी तक तीन टर्म को समझा है। पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, सॉरी एक्सपेरिमेंट तो उसको साइड कर दीजिए, मेन चीज रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट, ये तीन चीज को समझा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स का प्रिडिक्शन पॉसिबल पहले से नहीं कर सके हम। दूसरा सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट में आने वाले आउटकम्स का एक सेट बना लेते हैं। और इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई भी सबसेट एक इवेंट है। तो गौर करिए, यदि हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि प्रत्येक सेट एम्प्टी सेट, नाम सुना है आपने एम्प्टी सेट? फाई 11th में सेट थ्योरी पढ़ा था हमने, तो फाई पढ़ा था। तो फाई पढ़ा था तो यानी फाई यानी एम्प्टी सेट, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, याद है? जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, एम्प्टी सेट।
तो हमने पढ़ा था कि ये एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये सभी सेट का सबसेट होता है। ऑब्वियस है, अभी सेट थ्योरी के हिसाब से देखते हैं तो फाई इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये भी सब सैंपल स्पेस का सबसेट हो जाएगा। और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 11th का याद करिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपना सबसेट होता है। सबसेट समझते हो ना बेटा? सबसेट का मतलब हो गया कि दो सेट दिया हुआ है इस तरह से, 1 2 3, इधर दिया हुआ है 1 2 3 4। अब गौर करो, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है, यानी हम कह सकते हैं कि ये सेट इसमें कंटेन करता है। दिस सेट इज कंटेन इन दिस सेट, यानी ये सेट इसके अंदर में है। पहला सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में है, तो पहला को दूसरे का सबसेट कहते हैं। ये 11th का टॉपिक है। यदि सारे बच्चे तो सेट थ्री बड़ा 50 से पढ़ते शुरू रहता, बाद में बढ़िया होते हैं, लेकिन शुरू में तो जोश रहता है अच्छे से। तो सेट थ्योरी याद होगा, नहीं होगा तो एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो प्रत्येक सेट का फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो फाई सैंपल स्पेस भी एक सेट ही है, इसका भी सबसेट होगा। तो क्या ये इवेंट होगा? हाँ, ये भी एक इवेंट है। इस इवेंट का नाम क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये एग्जांपल दीजिए, लीजिए एग्जांपल। गेटिंग a red ball when a die is thrown. एक डाई को फेंकते हैं, उसमें रेड बॉल आने की बात कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है? डाई को फेंकने में रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? डाई इज थ्रोन, तो डाई को फेंकने में और इनपुट क्या हो रहा है? आउटपुट क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5। जबकि आप चाह क्या रहे हो? इवेंट क्या चाह रहे हो? रेड बॉल का आना। अब इसमें तो रेड बॉल आ नहीं रहा है, तो क्या हो गया? ये कौन सा सेट हुआ? इवेंट बराबर क्या हो गया यहाँ? 5। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ये नहीं हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, आगे देखेंगे कैसे 0 होगी। समझ गए? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। ये कौन सा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी इसकी होने का चांस नहीं है। चलिए फिर देख लीजिए दूसरा, प्रत्येक सेट अपना सबसेट होता है। 11th में पढ़े थे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपना सबसेट होता है। तो ऑब्वियस है कि सैंपल स्पेस खुद का भी सबसेट हो जाएगा। तो क्या सैंपल स्पेस खुद भी एक घटना है? बिल्कुल, सैंपल स्पेस खुद भी एक इवेंट है, और इस इवेंट का नाम है श्योर इवेंट। ये होना ही है, ये होना ही है। जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, डाई को थ्रो करते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाई को थ्रो करते हैं, डाई इज थ्रोन। अब डाई को थ्रो करते हैं, अब हम इवेंट बनाते हैं गेटिंग नंबर लेस देन 7, गेटिंग नंबर लेस देन 7। अब बताइए, डाई को थ्रो करिएगा तो क्या आता है? सैंपल स्पेस क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट क्या हमने बताया है कि 7 से छोटा कौन सा? 1 7 से छोटा है, बिल्कुल। 2 7 से छोटा है, बिल्कुल। 3 7 से छोटा है, बिल्कुल। 4 यस, 5 यस, 6 यस। तो सारे के सारे आगे कि नहीं आगे? तो बताइए इस केस में ई और एस बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बराबर हुआ। तो क्या हो गया? इस इवेंट को ये, अब यदि क्या करिएगा, एक डाई को फेंकिएगा तो श्योर है कि 7 से छोटा नंबर ही आएगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा श्योर इवेंट। समझ में आ गया श्योर इवेंट? चलिए, तो आपने क्या देखा कि 5 भी एक इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, और खुद भी एक इवेंट हो गया, श्योर इवेंट। हम जस्ट दो इवेंट्स को हमने समझा, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट एक इवेंट होता है। अब हमको समझना है कि कुछ इवेंट्स के टाइप भी समझ लेते हैं, जैसे एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स,
देखिए आप सेट थ्योरी में सिंगलटन सेट पढ़े हो ना, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। तो ऐसा इवेंट जिसमें एक ही आउटकम्स हो। देखिए एक चीज याद रखिए कि सैंपल स्पेस यदि हमने लिया और इसमें जो आउटकम्स आया ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, इस तरह करके ओमेगा एन आया, इसको हमने, ये जो आउटकम्स है सैंपल स्पेस का, इसका नाम हम सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, सैंपल पॉइंट, समझ रहे हैं? यानी सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स है उसका नाम क्या रखा गया है? सैंपल पॉइंट। यानी इसमें कितने हैं, जैसे हमने एक डाई को थ्रो किया तो उसमें 1, 2, 3, 4 और 5, 6 आया। इसके सैंपल पॉइंट कौन कौन से हुए? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। हमने एक कॉइन को टॉस किया तो एच आया और टी आया। इसके सैंपल पॉइंट कौन कौन हुए? एक एच हुआ और एक टी हुआ। तो सैंपल पॉइंट यदि हम, यानी एलिमेंट के लिए यहां सैंपल, सेट थ्योरी से कनेक्ट करिए, सेट को हम क्या बोल रहे हैं? इवेंट बोल रहे हैं। सेट के एलिमेंट को सैंपल पॉइंट बोल रहे हैं। यूनिवर्सल सेट को सैंपल स्पेस बोल रहे हैं। तो थोड़ा सेट थ्योरी से कनेक्ट करिए आप। तो चलिए, तो एलिमेंट्री इवेंट्स हुआ, यानी सिंगलटन सेट जो था सेट थ्योरी में, यानी हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट, ओनली वन सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट जैसे हमने जो है सो एस बराबर ले लिया, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, 2 पॉइंट्स को टॉस कर देते हैं। 2 पॉइंट टॉस कर दिए, तो अब देखिए 2 पॉइंट टॉस कर दिए, तो यहां हमने E1 बनाया एच एच, E2 बनाया एच टी, E3 बनाया टी एच और E4 बनाया टी टी। ये सारे इवेंट्स जो है, इसके कितने आउटकम्स है? इसके एक है, इसके एक है, इसके एक है और इसके एक है। सारे के एक एक आउटकम्स है, यानी सभी में एक एक सैंपल पॉइंट है। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, ओनली वन सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। समझ में आ रहा? एलिमेंट्री इवेंट। और एक से अधिक होगा तो क्या कहेंगे उसको? कंपाउंड इवेंट। एक से अधिक आउटकम्स होगा तो उसका क्या नाम रखेंगे? कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, एक से अधिक आउटकम्स हो तो उसका नाम रखेंगे हम कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब हो गया एक ही आउटकम्स हो, यानी सेट के रूप में जब लिखते हैं तो एक ही, यदि एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट है तो एलिमेंट्री इवेंट हो गया, और एक से अधिक एलिमेंट है, पेयर सेट है या फाइनाइट सेट है, जो भी है, एक से अधिक एलिमेंट है तो क्या हो गया आपका? कंपाउंड इवेंट। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए एक और भी देख लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बेटा जितना टर्म्स बता रहे हैं ये टर्म्स को ध्यान रखना, क्योंकि जितना टर्मोलॉजी किसी भी टॉपिक को कमांड करने के लिए उससे रिलेटेड टर्म्स को पहले कमांड करिए, उसके बाद टॉपिक अपने आप कमांड हो जाएगा। तो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सेट थ्योरी में याद करो, डिसजॉइंट सेट्स जो होता था उसी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। यहां सेट थ्योरी में जो डिसजॉइंट सेट होता था, यानी दो इवेंट्स ए और बी इस प्रकार मिले कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो, देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक दूसरे को एक्सक्लूड करता है। फिर से समझ लीजिए, दो इवेंट्स ऐसे मिले कि दोनों के इंटरसेक्शन 5 हो, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो दोनों इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन बनाने में बहुत जगह इसका यूज करेगा, लोग क्वेश्चन में डाल देगा। उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट।
एग्जॉस्टिव इवेंट्स। दो इवेंट्स ऐसे हो कि दोनों का यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। दो इवेंट्स ऐसे हो कि जिसके इंटरसेक्शन करने पर एम्प्टी सेट आ जाए, फाई आ जाए, तब उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दो इवेंट्स ऐसे मिले जिसको मिलाने पर जो है यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आ जाए, तो क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब दोनों को मिला देते हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला देते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स फाई और ए यूनियन बी इक्वल्स एस। तो ये एक साथ नाम हो जाता है इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये जो कंप्लीमेंट्री पढ़े थे, कंप्लीमेंट्री याद है, कंप्लीमेंट्स, दो सेट्स कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता था यदि दोनों का इंटरसेक्शन था, और दोनों को मिलाने के बाद यूनिवर्सल सेट, वही चीज है यहां। जो कंप्लीमेंट्री सेट था, टू सेट्स आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, क्या होता था, इफ देयर इंटरसेक्शन इज फाई और यूनियन इज यूनिवर्सल सेट। वही बात है, यहां दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो रहा है और यूनियन क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेट हो रहा है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ये टर्म को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आगे टॉपिक में कहीं यूज हो सकता है। तो हटा रहे हैं अब। चलिए, इतने हमारे पास जो है इक्वली लाइकली इवेंट्स आएंगे, बाद में देखेंगे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स से उसको डिफाइन करते हैं, इसलिए अभी नहीं, बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी हमने टर्म्स को समझा, अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स का फॉर्मूला क्या है। तो यूनिटरी मेथड है, याद करो, आपको टोटल आउटकम देखो है वही फॉर्मूला जो 10वीं में पढ़े, तो बस उसको अब जो है एक फॉर्मूला के रूप में, सेट के रूप में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब गौर करिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात करते हैं, यानी इसको हम पी से डिनोट करेंगे, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे पीई। ये किसके बराबर होता है पता है, एन ई बाई एन एस के बराबर। Probability of an event E is denoted by PE and defined as PE equals NE by NS, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन E by नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यही है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। तो कह रहा है, पहला पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting पहला टू हेड्स, दूसरा क्वेश्चन एटलीस्ट वन टेल, तीसरा एग्जैक्टली वन हेड। ये तीन तरह के घटना। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है नीचे वाला तक, एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वन हेड। अब देखिए हमने क्या किया, पहले सबसे पहले यहां सबसे बात याद रखिए, सैंपल स्पेस निकालना बढ़िया से सीखना है। इसलिए यदि प्रोबेबिलिटी को सही में कमांड करना चाहते हैं और 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करिएगा, 11th का जो बुक है उसमें से सैंपल स्पेस का एक चैप्टर है,
उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सैंपल स्पेस नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आगे का सारा खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस से ही निकालना है सबको। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या क्या हो रहा है बेटा एक्सपेरिमेंट? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो हमने 2 कॉइन्स आर टॉस्ड किया, तो इसमें हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस पहले निकाल लेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा? एच 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 टी एच टी टी। ठीक है, चलिए अब इसमें से पहला हम बात कर रहे हैं, E1 मान लेते हैं इवेंट। क्या है भाई? 2 हेड्स। चलिए इस स्टेटमेंट को फेवर करने वाला आउटकम्स क्या है? सिर्फ ये है, एच एच। चलिए दूसरा इवेंट भी निकाल लेते हैं। चलिए पहला को पहले पूरा कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? क्या फॉर्मूला बनाया था? NE1/NS। NE1, E1 में कितने एलिमेंट्स हैं? एक। ये एक ही हुआ बेटा, एक सफर आएगा, ये एक ही हुआ, तो कितना हो गया? एक। नीचे NS कितना है? 1 2 3 4, 1/4 बन गया। यानी जो 10वीं में था, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। चलो दूसरा इवेंट देखो, दूसरा क्या है? E2। क्या दिया है E2? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। तो इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, कम से कम है, तो ज्यादा तो जा ही सकते हैं। ये तीनों फेवर कर रहा है। कौन कौन सा? HT, TH और TT। तो बताइए PE2 का मान क्या हो जाएगा? PE2 का मान हो जाएगा NE2/NS। कितना हो जाएगा भाई? NE2 1 2 3, 3 इसमें है और सैंपल स्पेस में तो 4 है ही, तो 3/4 इसका प्रोबेबिलिटी। चलिए तीसरा आ जाइए। तीसरा क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 1 हेड। E3 मान लेते हैं इसको। एग्जैक्टली 1 हेड कितना होगा? एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड वाला कौन है? एक ये है और एक ये है, यानी आ गया HT और TH। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? PE3 का वैल्यू कितना होगा भाई? ये हो जाएगा PNE3/NS। ये कितना फेवर में है? 1 2, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 2, टोटल 4, 1/2। तो ये हो गया हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? सैंपल स्पेस को प्राप्त करना। इसलिए सैंपल स्पेस निकालना, रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझना और सैंपल स्पेस निकालना बेहतर तरीके से हमको आना चाहिए। यदि हमको आता है हम बड़ी आराम से, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा टफ नहीं है आप लोग का, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, ढंग से समझिए। यदि समझने में दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। हाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। अब प्रत्येक सेट जो है सो क्या होगा? सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। इक्वलिटी भी ले लेते हैं। ये रिलेशन तो यूनिवर्सल है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। या यूनिवर्सल सेट की जगह पर सैंपल स्पेस आ गया है। यानी इम्पॉसिबल इवेंट किसका होगा? किसी इवेंट का सबसेट। फाई इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। फाई तो सभी का सबसेट है, इसलिए किसी के साथ लगा सकते हैं। तो लगा दिए। अब बताइए यहां हम n फाई कर देते हैं। तो जब ये एक बात याद रखिए, 11 से याद रखिए, a यदि b का सबसेट होता है तो NA इज लेस देन इक्वल टू NB। यदि सेट थ्योरी याद करेंगे, निकालेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा, रिमार्क करके हम लिखाए हुए हैं। ए बी का सबसेट होगा तो NA लेस देन इक्वल टू NB होगा। तो जब हम n लगाएंगे, यानी ए बी का सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ऑब्वियस है कि इसके पास जो संख्या होगा इससे कम ही होगा। तो वही चीज हम लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां भी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE लेस देन इक्वल टू कितना? NX। चलिए
तो अब क्या करते हैं, सभी को हम NS से भाग दे देते हैं। अब बताइए बेटा, ये जो फाइ है, फाइ में कितने एलिमेंट्स हैं? 0। चलो, तो 0 में यदि हम NS से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 में किसी भी नॉन जीरो नंबर से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो गया? NE/NS हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और NS/NS कट के क्या हो गया? 1। तो गौर करके देखिए, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक हुआ भाई? 0 से 1 के बीच में। न 0 से कम हो सकता है और न 1 से ज्यादा हो सकता है, जो शुरू में हम डिस्कशन कर रहे थे। किसी भी घटना के घटने का जो है न्यूमेरिकल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, नंबर से एसोसिएट कर रहे हैं, तो कहां से कहां तक एसोसिएट होगा? 0 से 1 तक। यानी 0 हो गया, परसेंटेज से एसोसिएट करें तो 0% हो गया, ये 100% हो गया। 10% 0.1 हुआ, 20% 0.2 हुआ, 30% 0.3 हुआ, 40% 0.4 हुआ, 90% 0.9 हुआ, इसी तरह से 100% 1 हो गया। तो ये जो है किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की का जो प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। तो इसको पहले बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। कुछ सिंबल्स देते हैं, घटना को हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यदि किसी घटना, मार्कर कहां खराब हो गया, कोई इवेंट अकरेंस ऑफ ए को, यदि हम अकरेंस ऑफ ए है, ए का मतलब, यदि हम सीधा एक बात याद रखिए, यदि हम कहीं हम ए लिख देते हैं, इसका मतलब रखना है ये ए के होने की बात हो रही है, अकरेंस ऑफ ए ऑफ ए। और बी लिख दिए तो अकरेंस ऑफ बी हो गया, सी लिख दिया अकरेंस ऑफ बी सी। तो देखिए, अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन से नए नए घटना तैयार कर रहे हैं। यदि ए यूनियन बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? यदि आपको ए यूनियन बी दिया है, इसका मतलब हो गया अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1। यदि ए इंटरसेक्ट, ये इवेंट सबको याद रखना बढ़िया से, क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में लिखा होगा उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया अकरेंस ऑफ बोथ एंड, एंड का केस है। यहां इसमें से ए और बी, ए और बी की बात हो रही है, यहां ए एंड बी की बात हो रही है। तीसरा देखो, ए माइनस बी, इसका क्या मतलब हो गया? अकरेंस ऑफ ए, अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, नॉट बी। उसी तरह बी माइनस ए का मतलब, देखो इसको हम ए माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नोट। नोट के लिए हम बार डालेंगे ऊपर में। देखो यहां ए पर बार डाल दिए, कंप्लीमेंट की जगह यहां बार डाला जाता है, इसका मतलब हो गया नॉन अकरेंस ऑफ ए, यानी नॉट ए। इसका मतलब हो गया नॉन अकरेंस ऑफ ए, नॉट ए। तो ये कम से कम इतना ध्यान रखिए, 3 वाला बाद में देखेंगे। तीन वाला भी लिख ही लेते हैं, बाद में समय कहां है। चलो इसी तरह देखो,
ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऑल। अब देखो, अब क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी नोट डाल दिए, गौर करिए। सी पर जिस पर बार लगा हुआ है वो नोट हो गया, गौर करिए। हम माइनस को हटाएंगे जब, देखो ये थ्योरम याद करो 11th वाला, ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, तो कॉम्प्लीमेंट की जगह यहाँ बार, तो जहां भी माइनस आएगा हटा देंगे, जहां उस पर बार लगा देंगे। अब बार लगा देंगे मतलब नोट हो गया, इसका मतलब होगा ए बी घटेगा, सी नहीं। इसी प्रकार देख लो, ए इंटरसेक्शन बी पर बार लगा देते हैं और सी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ए और सी घटेगा, बी नहीं। ए इंटरसेक्शन ए पर बार लगा देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी सी घट रहा है, ए नहीं घट रहा है। और यदि तीनों पर लगाते ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में से कोई नहीं घट रहा है। ये सब बात को ध्यान रखना है आपको। सेट थ्योरी का जो हम सेट थ्योरी जब पढ़ाए थे वर्ड प्रॉब्लम, तब ये सब चीज लिखाए थे, रिकॉल भी कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बताइए, पी ए यूनियन, एक चीज बताइए, ये फॉर्मूला याद है आपको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला 11th में हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए, यदि ए सबसेट होगा एस का, बी सबसेट होगा एस का, तो ऑब्वियस है ए यूनियन बी भी सबसेट होगा एस का, ए यूनियन बी भी सबसेट होगा एस का, और ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा एस का, यानी सब इसी में से निकलने वाला है। तो गौर करिए, तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, ए यूनियन बी है, इसको हम एनएस से डिवाइड कर देते हैं। थक जाइएगा तो बोल दीजिएगा। बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट by number of sample space, element in sample space, number of element in event by number of element in sample space, क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। तो P A यूनियन B बराबर कितना, ये हो गया P A, ये हो गया P B, ये हो गया माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला बन गया फिर एक। और यहां याद रखिएगा, नोट कर देते हैं, इफ A and B are mutually exclusive, A and B are mutually exclusive events, यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा, देन A इंटरसेक्शन B, देन A इंटरसेक्शन B बराबर कितना, 5। तो P A इंटरसेक्शन B 5 के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P A यूनियन B इक्वल्स P A प्लस P B। पूरा सेट थ्योरी है बेटा, बाहर नहीं निकलिएगा, सेट थ्योरी को रिकॉल कर लीजिए, बहुत आसान टॉपिक है, बढ़िया से पढ़े भी हैं शुरू में। P A यूनियन B इक्वल्स क्या होता है, P A प्लस P B अब माइनस P A इंटरसेक्शन B। चलिए हम यहां क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं B इक्वल्स A नॉट। देखो ये P A नॉट को, ये A पर बार लगा हुआ, मतलब हुआ 10वीं में जो पढ़ते थे इसे लिखा हुआ, नोट ये लिखते थे वही है, यानी कॉम्प्लीमेंट। तो यदि हम क्या कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं
पुट कर दे बी इक्वल्स ए नॉट, तो क्या बन जाएगा? पी ए यूनियन ए नॉट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी ए नॉट ए। अब ये दोनों रखो, ये और ये दोनों मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? दोनों मिला के सैंपल स्पेस बन जाएगा। याद करो 11th ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू एस, ये फॉर्मूला था, यानी यूनिवर्सल से था वहां ई। यहाँ ए और ए कंप्लीमेंट को मिलाएंगे। जैसे देखो, एक कॉइन एक डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो किए तो हम बोलते हैं कि 3 से छोटे आने की बात कर रहे हैं। तो 3 से छोटा कौन कौन? 1 2। तो 3 से छोटा आना यदि सपोर्ट में है तो 3 से बड़ा आना क्या हो गया? नॉट ए बराबर मान लेते इवेंट नंबर लेस देन 3। तो बताइए, तो नंबर लेस देन 3 यदि ए हुआ तो यदि 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया तो क्या हो गया? वो नॉट ए हो जाएगा। अब दोनों को मिला देंगे तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। एक कॉइन को फेंकते हेड आना यदि इवेंट हुआ तो टेल आना नॉट हो, मतलब हेड आना ए हुआ तो टेल आना नॉट ए हुआ। और दोनों को मिला देंगे तो हेड टेल क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया। तो जब होने और नहीं होने वाले दोनों इवेंट्स के एलिमेंट को मिलाते हैं तो वो सैंपल स्पेस बन जाता है। तो ये सैंपल स्पेस बन जाता है। तो पी ए यूनियन नॉट ए को हम क्या कर सकते हैं? पी एस लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी नॉट ए। अब गौर करिए, ये पी एस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो पी ए प्लस पी नॉट ए के जगह पर नॉट नहीं लिख रहे, आपको लिख रहे समझने के लिए बीच में लिख दिए, एक बार ऐसे लिखेंगे। ये एक फॉर्मूला बन गया, यानी आपको किसी भी घटना के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के 1 के बराबर होगा। इस बात को याद रखिए। यानी आपको पी ए बार निकालना है तो 1 माइनस पी ए निकाल लीजिए। यानी होने का प्रोबेबिलिटी पता है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से घटा देते होंगे। 10वीं में सर जी बताए होंगे, वो कहां से आया? यहां से आया। ठीक है, तो कहां से आया? यहां से आया। यानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इसको ध्यान रखिए। ये सब रिजल्ट्स हैं जो अंडर 10 11 तक का चीज हो गया।